टेस्ट की एक बात आती है, बहुत सारा बच्चा मुझसे ये बार बार पूछ रहा है, सर टेस्ट लगाना मैं कब स्टार्ट करूं, है ना, कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाने चाहिए, या टेस्ट को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो उसके टेस्ट में आपने कैसे लगाए थे, कितने टेस्ट लगाए थे, तो कैसे जी अब सर। बच्चे को तैयारी करनी चाहिए और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी जो आपने अपनाई। तो सिंपल सी बात सर, एक सीट चाहिए उनको, बाकी चाहे सीट एक हो दो या जितनी भी हो, उनको तो करेक्ट। अपनी एक सीट से मतलब है। और सर जिनका नहीं हो पाया है तो अभी मल्टीपल वैकेंसीज आनी बाकी है, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आरआरबी जेई का दियर रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, सभी जोन के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आपका स्कोर कार्ड भी आ चुका है सीबीटी वन का। और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, उन सब बातों को बिल्कुल दूर रख दीजिए कि यार कट ऑफ कितनी गई इस बार, हाई कट ऑफ क्यों गई, किसी जोन में आउट ऑफ 187 कट ऑफ कैसे चली गई। ये सारी बातें अब उन बच्चों के लिए छोड़ दीजिए जो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जो पीडी जिसने इतनी मेहनत करी और पीडीएफ में नाम है, अब उनको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और जाना चाहिए सीबीटी टू की तरफ। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, तो काफी सारे बच्चे ये कहते हैं, सर आपने तो काफी साल हो गए, आपके लिए तो काफी आसान हो जाता है ये बातें बोलना। लेकिन आज के टाइम के, आज के कंपटीशन में पढ़ना कितना मुश्किल है, कितने डिस्ट्रैक्शन है सर। इसलिए आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं हमारे ही बैच के एक टॉपर, आप लोगों के सीनियर, जिसने आरआरबी जेई को भी क्रैक किया है, जिन्होंने एसएससी जेई को भी क्रैक किया है, और करंटली एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो दिव्यांशु मिश्रा, अगेन आपका स्वागत है दिव्यांशु। और देखो, थैंक अभी यू ये सर। टाइम है कि सीबीटी वन का रिजल्ट अभी आया है, आज ही यस सर। सीबीटी वन का रिजल्ट आया है। और अब सीबीटी टू की तरफ बच्चा तैयारी करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि आरआरबी जो है वो बहुत कम टाइम देता है रिजल्ट आने के बाद यस सर। और सीबीटी टू होने के बीच में, टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, यस सर। और सीबीटी वन पूरा नॉन टेक्निकल है, सीबीटी टू में नॉन टेक का भी कुछ पोर्शन है और टेक का भी कुछ पोर्शन रहता है। तो कैसे जी अब सर। बच्चे को तैयारी करनी चाहिए और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी जो आपने अपनाई। सर आरआरबी जेई का जो मेंस का पैटर्न होता है वो एसएससी जेई से थोड़ा सा अलग होता है। हम्म। मतलब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आरआरबी जेई में जो सब्जेक्ट्स आते हैं और एसएससी जेई में सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि आरआरबी जेई मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस, कुछ टॉपिक्स करेक्ट। हैं हम्म। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठा लेता है। तो जैसे अगर कोई एसएससी जेई में प्रिपरेशन में फ्लो से लगा हुआ है, तो आरआरबी जेई के अगर मेंस की प्रिपरेशन का टाइम, उसको अब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस पोर्शन को। क्योंकि हम्म। वहां से पिछली बार भी हम लोग देखे थे सर, अप्रॉक्स वहां से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। हम्म। तो जब 2024 वाला आरआरबी जेई का मेंस हुआ था तो उसका एक बार पेपर कैंसिल भी हो गया था, जो हम लोग के शिफ्ट में बिल्कुल। हुआ था। हम्म। तो लगा कि अब पेपर कैंसिल हो गया है तो जो दोबारा आएगा उसमें हो सकता है रिपीट ना करे क्वेश्चन ऐसे। हम्म। पर फिर जब दोबारा पेपर हुआ तो फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया वही सारे क्वेश्चन। हम्म। तो आरआरबी जेई अगर मेंस का प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो उस पोर्शन को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, और आरआरबी में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो नॉर्मल किसी जेई एग्जाम में आते भी नहीं है, है यस ना। सर। जैसे हाँ सर। ऑटो कैड हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन आपको, कंस्ट्रक्शन यस और सर। मेंटेनेंस से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ऑटो कैड से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो एकदम अनटच रहते हैं बाकी जेई एग्जाम में, है ना। यस सर। तो एक बार इनको पढ़ने का तरीका क्या है, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए, क्या क्लास नोट्स ही हमारे लिए सफिशिएंट है, उनका मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, आपने क्या फॉलो किया। और क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम बेसिक से यस सर। शुरुआत किया जाए, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या रहती है और नोट्स को पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए। सर नोट्स को, जैसे जो क्लास से हमको नोट्स मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो पहले तो गो थ्रू कर लेना चाहिए पूरा कि हमारा क्या क्या कंटेंट इस नोट्स में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं तो अपने साथ में हाइलाइटनर लेके बैठे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हाईलाइट करते चले। हम्म। क्योंकि सर एग्जाम जब पास आता है तो फिर पूरे लॉन्ग नोट्स को हम रिवाइज नहीं कर सकते बार बार। करेक्ट। और हाँ। उसको रिवाइज करेंगे तो भी वो उतना हमको याद होगा नहीं। तो जो हम मार्क करके रखे हुए हैं कुछ पॉइंट, बुलेटिन्स बनाई हुई उसमें कई जगह पे सर्कल करके उसको मार्क कर दिया है, उसको फिर एक बार रिवाइज करके आप एट मतलब लास्ट मोमेंट पे उसी से सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है। हम्म। और सर पढ़ने के लिए पूरी बुक उठा के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। करेक्ट। इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हर सब्जेक्ट में इतना ढेर सारा कंटेंट है कि आप पूरा कवर कर ही नहीं सकते। तो हम्म। जो प्रिसाइज वे में हमको क्लास से मिला था, जैसे मैंने आरआरबी जेई का जो मेंस दिया था तो क्रैश कोर्स एक बैच लॉन्च हुआ था। हम्म। उसके थ्रू नोट्स मिल गई थी तो मैं उसी से रिवीजन करके गया था। तो उसमें प्रिसाइज कंटेंट ऑलरेडी रहता है। उसमें भी अगर आप चाहें तो कुछ कट करके कुछ पोर्शन को आप अपने हिसाब से और एडजस्ट कर सकते हो।
तो उतना करेक्ट। सफिशियंट होता है अगर आप उसका मल्टीपल रिवीजन लगा रहे हो तो। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही है दिव्यांश, जैसा आपने बताया मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है और अपने यस सर। नोट्स को कॉन्साइज करना जरूरी है। जितना यस कम सर। मतलब पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यस। टेस्ट की एक बात आती है, बहुत सारा बच्चा मुझसे ये बार बार पूछ रहा है, सर टेस्ट लगाना मैं कब स्टार्ट करूं, है ना, कितने नंबर ऑफ टेस्ट लगाने चाहिए, या टेस्ट को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो उसके टेस्ट में आपने कैसे लगाए थे, कितने टेस्ट लगाए थे, और एक मिनिमम कोई होता है या फिर जितना डिपेंड करता है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरे जब तक सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए थे, तो जो हम्म। सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाते थे मैं सब्जेक्ट वाइज उनके टेस्ट लगाता था। फुल हम्म। लेंथ में मैं नहीं गया था, क्योंकि फुल लेंथ में जब मार्क्स कम आते हैं तो फिर दिक्कत मोटिवेशन हो। कम हो जाता है वहाँ पे। हम्म। तो पहले मैंने सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट कंप्लीट करे। उसके बाद जब मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो फिर मैंने फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू किया। सर हम्म। मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग है कि हम्म। पहले मैं क्या करता था कि जैसे 100 क्वेश्चन है, 150 आते हैं पूरे आरआरबी जेई मेंस में। करेक्ट तो है। एक बार मैं सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो लेता हूँ हम्म। कि 150 में मुझे कितने आ रहे हैं। हम्म। और जो ऐसे क्वेश्चन उसमें मिलते हैं कि मुझे पता है मैं कर लूंगा पर ये टाइम टेकिंग है, तो हम्म। उसको मार्क फॉर रिव्यू करके मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पे कि इसको हम्म। लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। हम्म। उस 150 में से अप्रॉक्स 80-90 क्वेश्चन एक बार में हो जाते हैं गो थ्रू करने हम्म। पे। हम्म। उसके बाद सर जो मार्क किए हैं उनको सॉल्व करता हूँ मैं। फिर उनमें जितना टाइम लगना होता है वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है। हम्म। फिर इस तरीके से सर कम टाइम में सारा अटेम्प्ट हो जाता है। और हाँ। लास्ट में हमारे पास इतना टाइम बचता है कि जो नहीं आ रहा उसको भी एक बार पूरा देख सकते हैं। हम्म। तो सर ये स्ट्रेटजी मैंने सारे एग्जाम में फॉलो की है और बहुत आसानी से कम टाइम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं इससे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दिव्यांशु, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार तो ये होता है यस कि सर। बच्चा लास्ट तक पढ़ भी नहीं पाता, है ना। अगर यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लास्ट तक तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे, और हो सकता है लास्ट में क्वेश्चन काफी आसान आ रहे हो और वो यस हम सर। अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे अच्छी चीज तो ये पेपर को गो थ्रू करना बड़ा जरूरी है, कि एक बार एक यस सर। नजर में आप गो थ्रू कर लोगे, 10 से 12 मिनट का समय लगेगा इसमें कि आप पूरे हम्म। क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो, लेकिन एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार, ये वाला पोर्शन है जो मेरे करने लायक है, ये वाला पोर्शन है जो यस मुझे सर। स्किप करके तुरंत आगे बढ़ना है। और उसी समय आप ऐसा भी कर देते हैं, जैसे मैं अपने टाइम पे ये किया करता था कि जब मैं पेपर हम्म। गो थ्रू करता था तो कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर आगे डायरेक्ट वाले, मतलब देखते ही हो यस सर। जाना है, हाँ। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते थे। तो चार यस पांच सर। क्वेश्चन तो टक 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 आगे बढ़ रहे हैं तो उसको टिक करके ही आगे बढ़ गए। तो उस यस सर। प्रोसेस में जब आप 10-12 मिनट में पेपर को देख ही रहे हो, उस पेपर को हाँ। देखने के टाइम पर ही आपने 5-6 क्वेश्चन तो वैसे ही कर लिए, जिसपे यस आपको सर। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपको ये आइडिया भी लग गया कि यार किस जगह पर जाके मुझे क्वेश्चन टफ मिल रहे हैं, और कहाँ क्वेश्चन हम्म। आसान है और कहाँ एवरेज क्वेश्चन है, और एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। बहुत अच्छी यस स्ट्रेटेजी सर। है ना। ये बिल्कुल सब सभी बच्चों को फॉलो भी करनी चाहिए कि एक बार पेपर को गो थ्रू जरूर कीजिए, यस ताकि सर। कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। और दिव्यांशु सर और आरआरबी जे हाँ, सर आरआरबी जे मेंस का जो पैटर्न है उसमें ज्यादातर तो वन लाइनर ही आते हैं। अगर बिल्कुल। 100 टेक्निकल के आ रहे हैं तो उसमें 50 to 60 वन लाइनर रहते हैं। हम्म। कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है उसमें। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ थोड़े क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। हम्म। तो वन लाइनर का उसमें नंबर ज्यादा होता है, जैसे डायरेक्ट पूछ लेगा एक, उसमें रहेगी पिक्चर, पूछेगा इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। तो हम्म। सर वो तो अगर कोई 100 क्वेश्चन पूरे एक बार देख लिया वो तुरंत कर लेगा। पर बिल्कुल। अगर टॉस या स्टोन का कोई क्वेश्चन फंस गया और किसी ने उसको ईगो पे ले लिया कि इसको तो मैं सॉल्व करके ही जाऊंगा, हम्म। तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, हो सकता है आगे के सिंपल क्वेश्चन छोड़ दो आप। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और दिव्यांश देखो, आपके टाइम तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी थी, मतलब यस आप सर। लास्ट हाँ। टाइम देखें तो काफी अच्छी वैकेंसीज थी। इसके बाद यस सर। रेलवे ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया कि हम्म। नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार बहुत कम है। तो इस बार के बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग और हो गया है कि मतलब उस इतने कम वैकेंसीज में, और फिर भी वो वैकेंसी जोन वाइज डिवाइड हो चुकी हैं, उसके यस बाद सर। कैटेगरी वाइज डिवाइड होते होते लास्ट में तो मतलब बहुत ही कम वैकेंसीज बच्चों के हाथ में बचती है। अब इसमें यस भी सर। काफी बच्चे काफी मेहनत करके भी सिलेक्ट भी हुए हैं, 87 हम्म। नंबर तक जा रहे हैं, मतलब कट ऑफ जा रही है किसी किसी जोन की। तो यस कोलकाता सर। जोन की ही लगभग 86 के आसपास कट ऑफ थी इस बार तो आरआरबी यस। की। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पर जब वैकेंसीज भी कम है और टाइम कम हम्म। है, और वो बच्चा सारा अच्छा बच्चा है, सारा मेहनत करने के लिए रेडी यस है, सर। तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे उनको कि इसको कैसे वो टैकल करें कि माइंड में उनके नेगेटिविटी डेवलप ना हो, ताकि वो एक इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें बजाय कि डिस्ट्रैक्ट होने के। तो जैसे जिसका तो सिलेक्शन हो गया अभी प्री में, उसके लिए हम्म। तो मेंस है ही सामने पढ़ने के लिए। तो हम्म। सिंपल सी बात सर, एक सीट चाहिए उनको, बाकी चाहे सीट एक हो दो या जितनी भी हो, उनको तो करेक्ट। अपनी एक सीट से मतलब है। हम्म। और सर जिनका नहीं हो पाया है तो अभी मल्टीपल वैकेंसीज आनी बाकी है, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है। हम्म। अगर वो प्रॉपर कंटिन्यूअस अपना प्रिपरेशन चालू रखेंगे, जैसे रिवीजन करना है, मॉक देना है,
बहुत से लोगों का तब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो उनको हम्म। केवल रिवाइज करना है, मॉक देना है, बार बार मल्टीपल रिवीजन लगाने हैं। हम्म। तो सर जो अच्छे से कर रहा है प्रिपरेशन, उसका एक ना एक दिन होना है, एक एग्जाम में नहीं होगा दूसरे में होगा। और जिस हम्म। दिन एक एग्जाम निकल जाएगा उस दिन मल्टीपल एग्जाम भी निकलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, सर ये बात बिल्कुल सही है कि यार यस। एक एग्जाम निकलता है तो उसके मोटिवेशन से ना आपका जो यस सर। कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, उससे हम्म। सारे एग्जाम निकलते हैं। और यस ये सर। बात बिल्कुल सही है। ये बात मैंने भी पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस करी है कि जिस यस साल सर। एक पेपर निकलता है उसी साल फिर सारे पेपर लाइन से निकलना शुरू हो जाते हैं। यस सर। और हाँ। अगर कहीं आप अटक जाते हो तो फिर लगता है 2-3 साल अटक गए उसी चीज के ऊपर, वो चीज इंप्रूव नहीं हो पाती। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है दिव्यांशु का आप सभी बच्चों को कि यार अब वैकेंसीज चाहे कम हो ज्यादा हो, कट ऑफ कितनी गई है, अब आप सेलेक्ट यस हो सर। चुके हो, आप CBT 1 के पड़ाव को पार कर चुके हो, तब आपको यस पीछे सर। पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब आप आगे देखिए। और CBT 2 में टेक्निकल है, अच्छी चीज ये है जब आप एक टेक्निकल स्टूडेंट होकर नॉन टेक के इतने बड़े पड़ाव को पार कर चुके हो, तब तो आपके टेक्निकल पोर्शन है ना, अब तो सौ यस सर। नंबर का पोर्शन आपके हाथ में है। और नॉन टेक्निकल तो वही है जिसमें अभी आप 100 में से 80 नंबर लेके बैठे हो, तो 50 नंबर का तो वही है, तो वो तो उसमें तो आपका कॉन्फिडेंस है। अब यस सर। टेक्निकल में भी आपका, क्योंकि आपका कोर एरिया है तो डेफिनेटली इसमें आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और कट ऑफ प्रीवियस से ज्यादा ही जानी है, इस चीज को माइंड में यस रख सर। के ही हमें चलना है ना। तो उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाई कट ऑफ एरिया है, इस बार हाई कट ऑफ एग्जाम है। तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि माइंडसेट आपका एक विनर माइंडसेट होना चाहिए, ना कि एक यस सर। क्विटर माइंडसेट। आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि यार एक सीट है, वो सीट मेरी है और मैं इसको करके रहूंगा, मुझसे नहीं होगा तो शायद किसी से नहीं होगा। इस तरह का यस सर। माइंडसेट जब आप माइंड रखते हो एग्जाम में जाने से पहले, तो आप बहुत सारे बच्चों से एक अपर एज ले जाते हो। बहुत बढ़िया यस दिव्यांशु, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक बात और बताइए, जैसे बच्चे कहते हैं यस कि सर। सर मैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लूं, मतलब एग्जाम में जाने से पहले 10,000 क्वेश्चन कर लूं, 5,000 क्वेश्चन कर लूं। एक एक रहता है कि टॉपर्स कितने क्वेश्चन करते होंगे, जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे वो उन्होंने कितने क्वेश्चंस लगाए होंगे ताकि आज वो सिलेक्ट होके बैठे हुए हैं। तो इन ऐसे इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कोई क्राइटेरिया है? सर सर, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा लेने से भी कोई एज नहीं मिल जाता है। हम्म। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो उसमें से हो सकता है कि कितने सारे क्वेश्चन तो भूल गए होंगे। करेक्ट। लेकिन जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए वो बार बार प्रैक्टिस करिए, हम्म। कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में कोई ऐसा सवाल है जो नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें फिर आपको पढ़नी है, कि हम मुझको यहाँ पे नहीं आ रहा तो हो सकता है इससे रिलेटेड ये चीजें भी पेपर में पूछी जा सकती है। हम्म। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं कि हाँ हम अब पहुंच गए, हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम्म। तैयारी तो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी जब तक कि एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। और उसके हम्म। लिए जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने पड़े, जितनी बार लगाने पड़े, वो करना है कंटिन्यूअसली, उसको करना ही है टारगेट करके। तो सर बिल्कुल, एक। मतलब जितना हो सके, सबकी अपनी हाँ सर। अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका अपना तरीका होता है ना। तो यस सर। जितने भी आप मैक्सिमम जितना आपको टाइम मिलता है उतने आप क्वेश्चंस यस सर। लगाओ, है ना। और हाँ। मेरा सजेशन एक और अलग से ये भी है डियर आप सभी बच्चों को, कि यार अभी आपका रिजल्ट आज आ चुका है, कल मॉर्निंग से ही जो बच्चे सिलेक्टेड है यस उनके सर। लिए मैं कह रहा हूँ, कल सुबह से ही लग जाइए। और अगला एटलीस्ट 5 से 7 दिन एक बार अपने आप को दो पूरा टेक्निकल को रिवाइज करने के लिए, गो थ्रू यस हो सर। जाओ अपने पूरे नोट्स को, कि ताकि जो आपका जो नॉलेज है, जो टेक्निकल का आपने पढ़ा है, वो थोड़ा एक बार माइंड में आ जाए। फिर आप टेस्ट की तरफ बढ़ो, ताकि टेस्ट में भी सब्जेक्ट वाइज आप स्टार्ट करो, यस सर। सब्जेक्ट वाइज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहां से जो चीजें सीख रहे हो, टेस्ट को एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट किस तरह से एनालाइज करते हो। दिव्यांशु, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे, मतलब किस तरह से, क्या क्या उससे हम टेस्ट से निकाल पा रहे हैं कि मेरी कमियां क्या है, मेरे पॉजिटिव्स क्या है, कैसे पता चलता है उससे? तो जैसे मॉक टेस्ट देने के बाद, अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी हम लोग उसमें कहते हैं कि उसमें 50-50 का डाउट होता है, फिर भी हम्म। अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो हम्म। सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। हम्म। तो उस क्वेश्चन को भी एनालाइज करना जरूरी है, भले वो सही हो चुका हो। और जो करेक्ट। गलत क्वेश्चन है उसको तो एनालिसिस करनी है कि मुझसे गलती कहाँ हुई, ये वाला टॉपिक मेरा क्यों गलत हुआ। कभी कभी हम्म। सर क्वेश्चन के नीचे टेस्ट सीरीज में डाटा की पूरी टेबल दी हुई होती है। तो हम्म। अगर मॉक टेस्ट में उससे दिए वाला डाटा पूछा गया है, तो हो सकता है एग्जाम में उसी टेबल का कोई और डाटा पूछ लिया जाए। तो उस करेक्ट। डाटा को भी हमको पढ़ना चाहिए, वो याद करना चाहिए। और ये मैंने तो सर एक कॉपी बनाई हुई थी, कि हम्म। जैसे जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे या जो मुझे ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन मिलते थे, तो हम्म। उनको मैं नोट करता जाता था, फिर सैटरडे संडे उसको 1 घंटे 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेता था। तो हम्म। सर इस तरह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन बन गया था, जो कि ऐसे क्वेश्चन थे कि हर एग्जाम में नहीं आते हैं, हम्म। लेकिन वो जब आते हैं तो हमको एज दे देते हैं 3 से 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। तो हम्म। जितना भी आते हैं फिर आपको बाकी भीड़ से अलग कर देंगे, वही आपको मार्क्स बढ़ाएंगे वही क्वेश्चन।
नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात बताई आपने। बिकॉज देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी टेस्ट बनाए जा रहे हैं उनके सारे के सारे यस सर। क्वेश्चन आप ही के नोट्स में आपको लाइन में मिल जाएं। ऐसा नहीं यस होता सर। है ना। कुछ कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग से फ्रेम होते हैं, जो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वो जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि सबके लिए डिफिकल्ट हो, ताकि सब लोग यस सर। उसमें अटकें, ताकि टेस्ट हो कि यार उस समय एग्जाम टाइम में आपका पेशेंस लेवल कितना है, आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। वो चीजें भी टेस्ट करने के लिए कभी कभी मॉक यस टेस्ट सर। भी टफ बना दिए जाते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें, तो उनको डेफिनेटली आपको अलग कॉपी में लिखना है। ये बहुत अच्छी हैबिट है कि उसको अलग कॉपी यस में सर। लिख लीजिए और उनको नोट वाइज उसको बनाते चले जाइए। जब आपके नंबर ऑफ टेस्ट खत्म हो जाएंगे, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, तो आपके पास सेपरेटली 100, 110, 120 क्वेश्चंस ऐसे होंगे यस सर। जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो कहीं हम्म। देखने को नहीं मिलते, है ना। और वैसे कुछ आसपास क्वेश्चन अगर मेन एग्जाम में आ जाएं तो डेफिनेटली एक अपर एज हमारे पास रहता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका यस है सर। एनालिसिस करने का भी, कि नोट डाउन यस सर। करते चलिए अपनी कमियों को, और कुछ नया मिले तो उसको ऐड ऑन करते चलिए, ताकि एग्जाम में आपको फायदा मिलता है। बहुत यस सर। बढ़िया है दिव्यांशु। और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है यार, एक बात बताओ। अभी आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, है ना। आप लोग यस सर। हाँ। अब इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो अब तो एक कॉन्फिडेंस है। अब किसी एग्जाम में बैठने तो लगता है यार मैं तो उस 1% वाले बच्चे में हूँ जो क्लियर कर, लेकिन एक समय यस ये सर। भी था जब प्रिपरेशन मोड में थे, जब कोई एग्जाम भी नहीं निकला था, है ना। तो वो यस नर्वसनेस सर। रहती थी। तो कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है, मतलब इस एग्जाम को, जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं। सर जब भी एग्जाम, जो हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम्म। सेंटर से लेके डेस्क में बैठने तक का जो बीच का पीरियड होता है, अगर हम्म। उसमें हमने अपना कॉन्फिडेंस बैलेंस कर लिया हम्म। तो 50% तो हमारा सिलेक्शन वहीं हो जाता है। क्योंकि करेक्ट। सर वहां पे जब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया हमको नहीं आता, दूसरा आया नहीं आता, इतने में अगर नर्वसनेस स्टार्ट हुई तो उसके बाद हम्म। सारा पेपर खराब हो जाता है। तो हम्म। वहां पे अपना कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पे रहना है कि पहला नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा चौथा तो आएगा ही आएगा। हम्म। क्योंकि सर अगर कॉन्फिडेंस लूज होता है तो फिर जितना भी पढ़ा रहता है वो दिमाग से स्लिप होने लगता है, ऐसे डाउट क्रिएट होने लगते हैं जो कि डाउट है भी नहीं। करेक्ट। क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा वहां पे बैठे हुए, हम्म। और उसके बाद सोच रहे फिर अगला क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली यार। देखो, मेरे को याद आ रहा है एक पेपर था। यस सर। बहुत टाइम पहले मैंने एक पेपर दिया था, जब प्रिपरेशन डेज में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जब मेरा कोई हम्म। पेपर निकला नहीं था। एक हम्म। एग्जाम हुआ करता है कोल इंडिया का, CIL का, MT यस मैनेजमेंट सर। ट्रेनिंग का एक पेपर हुआ करता था, तो मैंने हाँ फिलअप कर हाँ। दिया था देने के लिए। अब उस पेपर में जब स्टार्टिंग में देखा, पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड नहीं आ रहा। थर्ड आया, थर्ड नहीं आ रहा। मुझे लगा पेपर बर्बाद है, बिल्कुल बेकार हो गया हम्म। है, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एकदम नया नया था, पहला पहला पेपर था उस समय। दिमाग में हम्म। कुछ नहीं मान मान लो, और यही एग्जैक्टली यही सेम चीज कि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन नहीं हुए। उसके बाद वो पेपर इस लेवल पे बिगड़ा कि उसमें सिलेक्शन हो ही नहीं पाया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये बात है कि जब शुरुआत में अगर आप अपनी नर्व्स को हैंडल कर लेते हो, और यस सर। स्टार्टिंग में अगर आप अपनी चीजों को सही कर लेते हो, क्योंकि उसके बाद माउस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे, कि माउस में कर्सर थोड़ा स्लो मूव कर रहा था, तो यस वो सर। मुझे इरिटेट करने लग गया। फिर ऐसे ही सेंटर्स पे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, कोई बच्चा खड़ा हो जाता है तो बातचीत होना शुरू हो जाती है, कुछ इन्विजिलेटर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, यस तो सर। उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो वो फिर ओवरऑल ऐसा माहौल बन गया कि पेपर हुआ ही नहीं। उसके बाद से मैंने ये सोचा कि यार मैं अपने सबसे पहले ईगो पे लेके नहीं जाऊंगा कोई भी यस क्वेश्चन, सर। हाँ। है ना। और ये नहीं सोचूंगा कि यार पहला क्वेश्चन होगा तभी दूसरे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पहला नहीं हुआ आगे बढ़ो, सेकंड नहीं हुआ थर्ड पे जाओ, थर्ड पे नहीं हुआ फोर्थ पे जाओ। जब आपका क्वेश्चन बनना शुरू हुए, वहां से मानो कि आपका पेपर शुरू हो रहा है। और ये स्ट्रैटेजी सच में काम करी, 4-5 पेपर निकले, 6 पेपर निकले। यस और सर। डेफिनेटली मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि यार बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, कि इनिशियली चीजें अपने ईगो पे नहीं लेनी है। जैसा यस सर। पेपर आए, पेपर की रिस्पेक्ट करो, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो, अगर आपको आता है करो, उसको अटेम्प्ट करो कम से कम सब टाइम में। नहीं आता है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे यस सर। ध्यान दो। सर जी। जितना भी प्रिपरेशन हो चुकी हो, फुल हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अगर 80% प्रिपेयर है, 70% प्रिपेयर, या फिर 100%, हम्म। पेपर सेंटर पे पहुंचने के बाद फिर नहीं सोचना है कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, बस जितना पढ़ के गए हैं उसका 100% वहां पे करके आना है। हम्म। सर मेरे साथ ऐसा हुआ था SSC जेई प्री में, हम्म। 2024 वाले में, रीजनिंग सेक्शन में थोड़ा सा बदल गया था पैटर्न रीजनिंग का। तो हम्म। सर शुरू के 3-4 क्वेश्चन बने ही नहीं, तो फिर मैंने रीजनिंग पूरा पोर्शन स्किप करके मैं टेक्निकल पे चला गया। फिर हम्म। जब टेक्निकल कंप्लीट करके फिर रीजनिंग में आया तो वही क्वेश्चन मुझसे पहली बार में ही बन गया। क्योंकि हम्म। सर फिर जब फ्लो में आ जाता है आदमी तो फिर वो दिमाग हो उसका काम जाता है। करने लगता है। यस बिल्कुल। सर। तो ये फ्लो और तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। देखो, यस सर। तैयारी सबकी बराबर है, रिसोर्सेज सबके पास हैं, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, काफी यस सारी सर। चीजें आपको मिलेंगी, PDF नोट्स की कोई कमी नहीं है आजकल। ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है जो किसी बच्चे से छुपाए और किसी बच्चे के पास बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यस सर। अवेलेबल है, सब कुछ आपके हाथ में।
डिपेंड कर, और डेडिकेशन में भी कमी नहीं है। मैं कुछ साल पहले जरूर कहता था कि बच्चों में डेडिकेशन की कमी है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं है, बच्चा बड़ा यस सर। डेडिकेटेड है। और क्योंकि वैकेंसियां इतनी कम आ रही हैं, बिना डेडिकेशन के आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे। तो बच्चा यस भी सर। डेडिकेटेड है, सब बच्चे सीरियस हैं इस चीज को लेके। लेकिन अब फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क आ जाता है वो जो एग्जैक्ट दिव्यांशु ने बात बोली, कि जब आप सेंटर के गेट से लेकर आप अंदर तक जाओगे उस डेस्क तक, बहुत सारा बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका होता है। ठीक है, यस सर। कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है ट्रैवल के टाइम पे कुछ चीज हुई हो सकता है एक दिन पहले कोई मॉक लगा लिया हो जिसमें बहुत बुरी हालत यस हो रही सर। हो सकता है किसी अपने ऐसे बच्चे, ऐसे सीनियर से या ऐसे दोस्त से बात कर ली हो जिसने बिल्कुल नेगेटिव माहौल क्रिएट कर दिया हो। बहुत सारे यस रीजन सर। हो सकते हैं, और वो रीजन जब दिमाग में चलते हैं, क्योंकि उस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत यस सारे नंबर ऑफ थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में सर्कुलेट करते हैं, तो वहां से नर्वसनेस बढ़ती है। और जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर सामने खुलता है, तो डेफिनेटली वो बहुत डिपेंड करता है कि वो वहीं डिसाइड हो जाता है कि आप सेलेक्ट होगे या आप सेलेक्ट नहीं होगे। दिव्यांशु, अभी जो बच्चा इस बार पेपर देने वाला है, यस सर। ठीक है, और हाँ। जैसा कि माहौल आप भी मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल भी रहता है, यस ठीक है, सर। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कैसे कोई स्टूडेंट अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करे? मतलब अभी ऑब्वियसली बहुत सारा बच्चा कट ऑफ वीडियो देखेगा, अभी देखना कि यस कट सर। ऑफ कितनी गई, किसका क्या गया, किसका क्या नंबर आया ना, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। कैसे उन चीजों को दूर रखना है, और कैसे खुद को वापस से लगाना है कि यार नहीं, मुझे बस ये एग्जाम निकालना ही है? तो जैसे जिनका तो हो चुका है उनको तो कट ऑफ वीडियो देखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। प्री के मार्क्स मेंस में जुड़ते ही नहीं आरआरबी में। बिल्कुल बिल्कुल। प्री में केवल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उसके बाद मेंस का जो आएगा उसी से मेरिट बनेगी। हम्म। तो उनको तो पूरी तरह डेडिकेशन के साथ अपने मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि प्री में कितने अच्छे मार्क्स आए कितने खराब आए, हो सकता है पॉइंट से किसी का सिलेक्शन हुआ हो। अब उनको वहां पे अच्छे मार्क्स लाके अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है। करेक्ट तो है। उनको अपना 100% एफर्ट देना है, इस पे कोई वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। जो नोट्स मिल रहा है, जो क्लासेस चल रही हैं, उसको प्रॉपरली अटेंड करना है, और एकदम फ्रेश माइंड से अच्छे से तैयारी करनी है। और हम्म। जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मेरी गलती कहीं ना कहीं तो हुई है। करेक्ट। ये एक बार बार कट ऑफ वीडियो देखने से या फिर स्ट्रेटजीज जैसे हम्म। होती है ना सर, कि यहाँ पे हो गया ऐसे, मार्क्स कम आ हम्म। गए, यहाँ पे कम आ गए, उससे मतलब नहीं है। क्या हम्म। वीकनेस है, कहाँ पे हमसे गलती हुई है, कौन सा सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा था, हम्म। उस पे अपना वर्क करना है, और आगे के पेपर के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई मैसेज आप देना चाहते हो अभी के जो सर। बच्चे हैं उनको? कुछ आपके मन में सर। है कि मतलब कितना, मतलब बाकी बहुत सारे बच्चे एक्चुअली डाउट ये भी करते, दिव्यांशु बता रहा यस हूँ सर। मैं आपको, कि हाँ। एक तो कि सर इतना कुछ पढ़ना पड़ता है क्या, सच में ये गवर्नमेंट जॉब वर्थ इट है, मतलब मजा आता है? आप तो अभी काम कर हाँ रहे सर। हो, है ना? तो क्या मोटिवेशन रहता है इस चीज को लेके, और आप सेलेक्ट होने के बाद अब लगता है आपको कि नहीं, मैं यार इतनी मेहनत मेरी काम काम की थी, वो रातें जो मैंने निकाली, मतलब लेट लेट यस नाइट सर। पढ़ते थे हम लोग, और वो सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है? यस सर, एक बार जब टैग लग जाता है ना सिलेक्शन का सर, तो उसके बाद लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। हम्म। तो बहुत मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब रहती है चारों तरफ, फैमिली में भी, और जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी। हम्म। उसके अभी तो सर जैसे हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद जब पोस्टिंग आएगी, तो हम्म। सर जब अपना खुद का केबिन होता है, खुद की चेयर में जब सिलेक्शन के बाद कोई बैठता है ना, तो फीलिंग हम्म। बहुत अलग होती है सर। नहीं, तो बिल्कुल। अब जो भी सर प्रिपरेशन कर रहा है, बस मॉक टेस्ट, मल्टीपल रिवीजन और नोट्स के साथ अपना कंटिन्यू करे, सिलेक्शन तो सर हो जाएगा अगर कंटिन्यूअसली कोई लगा हुआ है। और सर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वर्थ इट है। अब बिल्कुल सर वर्थ इट है, क्या बताऊं आपको, एकदम बहुत अच्छा फीलिंग रहती है बिल्कुल सिलेक्शन मजा आ लेने रहा है के एकदम, बाद। मतलब कुल मिला के हाँ मजा आ रहा है, खुश होना एकदम अच्छे हाँ से। सर। जो हम बोलते एकदम। हैं कि यार सच में जिंदगी बदलती बदलती है ना जिंदगी, हाँ सर, फील बदलती होती है, है। बिल्कुल हाँ, तो बस बदलती है। यही सुनना था और यही मुझे बताना था सभी बच्चों को कि यार देखो, डीमोटिवेट नहीं होना, नहीं एकदम यस डाउन सर। फील नहीं करना इस चीज को लेके कि सर इतनी मेहनत कभी आगे फ्यूचर में काम भी आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये वर्थ इट होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, बिल्कुल वर्थ इट है। तभी हम आपको इतना पुश करते हैं ये करने के लिए कि आप पूरे लाइफ टाइम आपका एक मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, यस सर। पूरा आपका हट जाता है, और आप जिंदगी सर। में दूसरे पैरामीटर्स के बारे में सोचते हो, दूसरे पहलुओं के बारे में सोचते हो। सिर्फ एक चीज नहीं होती कि मुझे लाइफ में नौकरी पानी है, नौकरी पानी है, वो एक कहीं ना कहीं आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर आप यस दूसरी सर। बहुत सारी चीजें जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिंदगी के अंदर, तो वो सारी दुनिया अभी उस CBT 2 के उधर है आपके लिए, है ना? लेकिन पहले CBT 2 अभी बीच में आया हुआ है, CBT 2 यस को सर। पहले निकालना बड़ा जरूरी है। सर। और इसके लिए टेक्निकल का पोर्शन 100 नंबर का, यस नॉन सर। टेक्निकल 50 नंबर का। दिव्यांशु, एक हाँ। बार लास्ट में एक बार मुझे जरूर बता दो बच्चों के लिए कि यस सर। अब उन्हें कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, अगर कोई रिसोर्सेज आपके दिमाग में है
तो कौन कौन से रिसोर्सेज उन्हें फॉलो करने चाहिए। जैसे टेक्निकल पोर्शन है, तो हाँ टेक्निकल पोर्शन में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज, जैसे क्लास नोट्स हो सकते हैं, फॉर हाँ एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं, डिजिटल नोट्स किसी के हो सकते हैं, तो या कि कोई टॉपर्स के नोट्स हो सकते हैं। ऐसे कुछ रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, बच्चे टेलीग्राम पे ढूंढते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को। उसके अलावा नॉन टेक पोर्शन के लिए मतलब क्या क्या अभी एक, अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें फॉर नेक्स्ट 20-25 डेज, तो उन्हें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। सर, जो उन्होंने अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाई हुई हैं लेक्चर्स अटेंड करके, हम्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी नोट से रिवीजन करें, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। अगर करेक्ट। किसी के पास अपनी हैंड रिटन नोट्स नहीं है, उन्होंने क्लास लेक्चर से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो हम्म। सर मैंने तो आपकी सारी क्लासेस अटेंड की, आप खुद मार्क करके रखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाँ। पॉइंट वो सर्कल कर देते हैं वहाँ पे। करेक्ट तो करेक्ट। उससे भी प्रॉपर रिवीजन हो सकता है। हम्म। रिवीजन करना है प्रॉपर, उसके बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट सीरीज का हम्म। एनालिसिस करना है, जो गलत हो रहा है उसको नोट करना है और फिर से रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आज रिवाइज हो गया, अब 2 दिन का गैप लग रहा है तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। हम्म। एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। एक बार पीडीएफ पे नाम आ गया तो सारी रिकवरी हो जाएगी, जितनी भी प्रैक्टिस हो रही बिल्कुल है यहाँ पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर अभी और दिव्यांश एक कंटिन्यूअसली बार बस कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दो यार सब सबको। बहुत सारे यस जूनियर्स सर। हैं आपके जो अब सेलेक्ट होने आए, बहुत सारे हो सकते हैं एज में बड़े भी हों, तो समय सबका अलग अलग होता है। तो यस सर। सबको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दो, सर बच्चों का थोड़ा सबको मोटिवेशन। हाँ। सबको कांग्रेचुलेशन है सर, अब जल्दी से सीबीटी में फोड़ के सिलेक्शन लेना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। और यस सर। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, बहुत थैंक यू अच्छी अच्छी सर। बातें हुई, और मुझे लगता है ये सेशन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम टाइम बचा नहीं है। तो यस सर। उम्मीद है ये कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। और एक सेलेक्टेड कैंडिडेट जब आप ही के बीच में से निकल के आता है, तो मुझे लगता है उनकी बातें आपको थोड़ा ज़्यादा रिलेट करती होंगी, उनकी बातें ज़्यादा यस सर। समझ में आती होंगी। तो उम्मीद है इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसको अप्लाई करोगे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम जी सर। बस मल्टीपल वीडियोस को ही देखते रह जाएं और टाइम निकल जाए पूरा। ये सब नहीं करना है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के अंदर वापस बैठ जाइए उस टेबल के ऊपर, लगाओ 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 घंटे यस सर। नींद कम अभी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में बहुत नींद लेने का साइन मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, तो अभी पूरी कोशिश करो कि मैक्सिमम अपने पोटेंशियल पे काम करो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को जो CV2 की तैयारी कर रहे हैं। और दिव्यांशु भी, अगर लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हो, और ऑल द बेस्ट अगर इन बच्चों को आप कह दो, कि मुझे लगता है इनका भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। यस सर, सबको बेस्ट ऑफ लक है। और जितनी भी प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद बहुत फ्री टाइम मिलेगा सिलेक्शन लेने के बाद में, चाहे फिर जहाँ बिल्कुल घूमना है जो करना है सारा टाइम रहेगा। अभी बिल्कुल के लिए बिल्कुल। तो बस कंटिन्यूअसली तैयारी करनी है और सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिव्यांशु जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ओके बाय।